सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियर एटम। न्यूक्लियर एटम में हमने डिस्कस किया था गीवर मार्जन एक्सपेरिमेंट। उसके हमने इसमें हमने डिस्कस किया था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, जब हम अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हैं ऑन टू द गोल्ड फॉइल, तो सो द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्शन नहीं होती, ठीक है, बट सम ऑफ देम पास एट सर्टेन एंगल, डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल। कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ एंगल के ऊपर, एंड सम ऑफ देम बाउंसेस बैक ऑफ, और कुछ जो है वो बिल्कुल बाउंस बैक हो जाते हैं। तो इससे ये तो ऑब्जर्वेशन थी। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि एक बेंच मास सेंटर में मौजूद है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये कंट्रीब्यूट करता है ज्यादातर मास, पूरे एटम का ज्यादातर मास में यही ये बेंच मास ही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियाइड नोटेशन क्या होती है, राइट। उसमें हमने कहा था कि ये जो एक्स है, दिस इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का सिंबल है। ए जो है वो न्यूक्लियॉन नंबर है, और जी क्या है, प्रोटॉन नंबर। इफ यू रिमेम्बर, मैंने तुम लोगों से पूछा था लास्ट क्लास में भी कि व्हाट डज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मीन। तो कैन यू प्लीज टेल मी क्विकली, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? Replying in the chat box, please do let me know. G, what does nuclear structure mean? Am I audible to all of you? Okay, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए, whenever we talk about the nuclear structure, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि न्यूक्लियर के अंदर क्या क्या मौजूद है। ठीक है, so the nucleus of an atom is comprised of two things. The first one is protons, दो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरा कौन सा पार्टिकल्स होते हैं? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कह रहे होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन न्यूक्लियर एटम। एंड आफ्टरवर्ड्स हमने डिस्कस किया था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जिनके प्रोटॉन नंबर सेम हो बट न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम्स को आप आइसोटोप्स कहते हैं। आफ्टरवर्ड्स हमने डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो इफ यू रिमेम्बर, अच्छा मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, तो लेट्स राइट इट डाउन। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है? कि रेडियो एक्टिविटी, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स और सर्टेन एटम्स व्हिच आर नेचुरली अनस्टेबल। ठीक है, जो नेचुरली क्या होते हैं? अनस्टेबल होता है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ट्राई टू स्टेबलाइज देमसेल्फ by just releasing some subatomic particles. तो रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है? कि द सेल्फ disintegration of the nucleus of an atom. ठीक है,
न्यूक्लियस अपने आप को क्या कर रहा होता है, सेल्फ डिसइंटीग्रेट कर रहा होता है, एंड इन रिजल्ट क्या होता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर रिलीज, और वी कैन से कि तीन रेडिएशन रिलीज होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डिस्क्राइब व्हाट इज मेन बाय रेडियो एक्टिविटी, और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन, तो आपको ये दोनों बातें बतानी पड़ेंगी कि न्यूक्लियस सेल्फ डिसइंटीग्रेट करता है अपने आप को, मीन्स सब अपने आप को खुद ही तोड़ रहा होता है, डिस्ट्रक्ट करता है अपने आप को, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर रिलीज्ड। ठीक है, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास अल्फा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा एंड गामा रेज आर रिलीज्ड। तो अगर मैं बात करूं जल्दी से, हम क्विकली बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दे आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। इनके इनको हीलियम न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और हीलियम के पास भी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो इसी वजह से जब भी ये किसी भी एटम को हिट करते हैं, तो ये उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। अब ये जब अपनी सारी एनर्जी को यूज कर लेते हैं इन आयनाइजेशन, तो दे कैन नॉट पेनिट्रेट, वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते किसी भी मीडियम के अंदर, राइट। देन वी हैव द बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अब बीटा पार्टिकल्स आर the negative charged particles, or they are considered as fast moving electrons, fast moving electrons कंसिडर किए जाते हैं। इनका जो सिंबल होता है जिससे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर द बीटा पार्टिकल्स। और इनकी जो आयनाइजेशन पावर है, क्योंकि इनका मास कम है अल्फा के मुकाबले में, तो इनकी आयनाइजेशन पावर अल्फा के मुकाबले में कम है, बट अल्फा के मुकाबले में इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं गैमा रेडिएशंस की, तो गैमा रेडिएशंस वैसे न्यूट्रल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, और आयनाइजेशन पावर सबसे कम। पेनिट्रेशन पावर इनकी सबसे ज्यादा है, मींस अल्फा एंड बीटा पार्टिकल दोनों से ज्यादा है, और आयनाइजेशन पावर सबसे कम है। तो यहाँ पर जो आपके पास बीटा पार्टिकल्स हैं वो मॉडरेट लेवल पर है। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और चीज यहाँ पर डिस्कस की थी कि अल्फा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप बाय कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड से भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स को। बीटा को आप एक एल्यूमिनियम की शीट से भी स्टॉप कर सकते हैं। और गैमा रेडिएशंस के लिए आपको मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ लेड इज रिक्वायर्ड, तो आपको बहुत ज्यादा एक थिक वॉल बनानी पड़ती है एल्यूमिनियम, सॉरी, लेड की, इन ऑर्डर टू स्टॉप गैमा रेडिएशंस, क्योंकि गैमा रेडिएशंस आर हाईली पेनिट्रेटिंग। सही है। अब अगर रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली अ डीके प्रोसेस, जिसके अंदर न्यूक्लियस अपने आप को डीके कर रहा होता है, अगर इस डीके में सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन हो रहा है, तो ऐसे डीके को हम कहते हैं या अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, तो ऐसे डीके को हम कहते हैं अल्फा डीके। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, और उसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 238, एंड प्रोटॉन नंबर इज 92, और इसमें से अगर आपके पास अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन हो गया है, तो इट मींस दैट न्यूक्लियॉन नंबर विल डिक्रीज बाय 4 एंड प्रोटॉन नंबर विल डिक्रीज बाय 2। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर was 238, तो अब ये डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 234, बिकॉज 4 सब एटॉमिक पार्टिकल्स or 4 nucleons are released in terms of alpha particles। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन नंबर विल डिक्रीज बाय 4, और प्रोटॉन नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी बाय 2। ठीक है। अच्छा, बीटा डीके जो है, मतलब वो डीके जिसके अंदर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इमिशन हो। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बीटा मींस बीटा पार्टिकल्स आर रिलीज। ठीक है। अच्छा जी, अब बीटा डीके की जब भी हम बात करते हैं, तो बीटा डीके के अंदर प्लीज कीप इन माइंड कि वन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में इमिट हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन जो है
प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीज बाय 1। तो अगर मेरे पास 8 न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है, 8 में से 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर मींस इज इंक्रीज बाय 1। तो प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन पहले 6 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 7। और न्यूट्रॉन क्योंकि एक स्प्लिट हो गया है तो एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, तो अगर 8 न्यूट्रॉन थे तो अब कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो इट मीन्स दैट एक नया एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 हमने एलिमेंट यूज किया, कार्बन 14, इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 6 है, लेकिन जब बीटा डीके हुआ तो प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीज बाय 1। और देखो न्यूक्लियॉन नंबर के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आया। तो देखो कन्वर्ट होने के बाद भी ये 7 + 7 ही है, मीन्स 14, और 6 + 8 इज अगेन 14। तो न्यूक्लियॉन नंबर पे बीटा डीके के बाद कोई फर्क नहीं आता, लेकिन प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीज बाय 1। ठीक है, एक नया एलिमेंट बन जाता है दैट इज मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि कार्बन डेटिंग, वो सॉरी कार्बन 14 की बात हो गई है, तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि द कार्बन 14 एलिमेंट इज यूज फॉर कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के लिए हम यूज करते हैं। अब कार्बन डेटिंग क्या प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ। कार्बन डेटिंग बेसिकली फॉसिल्स की लाइफ फाइंड आउट करने के लिए इस एलिमेंट को यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पार्क काउंटर, कि भाई स्पार्क काउंटर क्या चीज़ है, क्लाउड चैम्बर क्या चीज़ है, और जीएमटीयू क्या चीज़ है। तो इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ कैन वी यूज द स्पार्क काउंटर इन द डिटेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। स्पार्क काउंटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स के डिटेक्शन में। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड कि भाई एक यहाँ पे आयरन रॉड होती है और एक वायर रॉड होती है। ठीक है, और इन दोनों चीजों के दरमियान क्या किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो पोटेंशियल difference is increased up to the optimum level, मीन्स उस लेवल तक इंक्रीज किया जाता है कि जब तक ऑटोमेटिकली यहाँ इन दोनों और आयरन रॉड के दरमियान और वायर गॉस के दरमियान स्पार्किंग स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही स्पार्किंग स्टार्ट होती है तो थोड़ी सी वैल्यू पीडी की कम कर दी जाती है कि स्पार्किंग रुक जाए। और जब स्पार्किंग स्टॉप होती है तो क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव सोर्स करीब लेकर आई जाएगी। जब रेडिएशन इस रीजन में एंटर होंगी तो क्या करेंगी, यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो यहाँ एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो आयनाइज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ these radiations। ठीक है, अब ये जो आयंस हैं दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, और अगेन स्पार्किंग होगी, और इस स्पार्किंग की मींस ये आयंस की मूवमेंट की वजह से स्पार्किंग होगी, और इस स्पार्किंग को काउंट कर लिया जाएगा, स्पार्क्स को काउंट कर लिया जाएगा, जो कि आपकी रेडिएशन की इंटेंसिटी को बता देंगे। जो हमारे पास दूसरा डिटेक्टर है दैट इज कॉल्ड क्लाउड चैम्बर। अच्छा, कीप इन माइंड कि क्लाउड चैम्बर भी अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स की डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, बट ये सिर्फ डिटेक्शन और ये ट्रेसेस को शो करता है, जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो क्या किया जाता है, एक लिक्विड मींस अल्कोहल लिया जाता है, उसके अंदर आपके पास गैस मौजूद होती है, वेपर्स मौजूद है, और इसको सुपर कूल किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर एज वेल कि देखो इसको ड्राई आइस में रखा हुआ है हियर। ठीक है, दिस इज ड्राई आइस। अब क्या होगा, जैसे ही रेडिएशन निकलेंगी, वो जो आपने मिक्सचर बनाया था ये उसको आयनाइज करेंगे, और उस आयनाइजेशन की वजह से आप यू आर गोइंग टू सी दीज पैटर्न्स। तो आपको ऐसे पैटर्न नजर आ जाएंगे। सो दिस हैपेंस इन, कि आप जो देख रहे हैं कि क्लाउड चैम्बर है। ठीक है, लास्टली हमारे पास जो मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड दिस इज कॉल्ड जीएमक्यू। ठीक है, जीएमक्यू या गीगर म्यूलर काउंटर भी कहते हैं इसको। गीगर न्यूलर ट्यूब या गीगर न्यूलर काउंटर, इसमें क्या किया जाता है, सेम प्रोसेस है,
बट जैसे स्पार्क काउंटर काम करता है उसी तरह का ही एक प्रोसेस है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। स्पार्क काउंटर में एक आपके पास बिल्कुल ओपन सिस्टम था जिसके अंदर स्पार्क जनरेट होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर हमने क्या यूज किया है, एक वी हैव यूज अ ट्यूब, एक हमने मेटेलिक ट्यूब यूज की है, और मेटेलिक ट्यूब के अंदर यू कैन सी के एन आयरन रॉड इज प्रेजेंट इन द सेंटर। एक आयरन रॉड सेंटर में मौजूद है, ठीक है, दिस वन। ठीक है, सो दिस इज द आयरन रॉड विच इज वन ऑफ आवर इलेक्ट्रोड, और ये जो है वो क्या है, मेटेलिक ट्यूब है जिसको हमने मिका विंडो से सेपरेट किया है, एंड इट्स अ सेरेमिक मटेरियल, ठीक है। मीन इस ट्यूब को सेपरेट किया फ्रॉम द एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस, कि हम क्या करते हैं, इस ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, आर्गन गैस, ठीक है। अब जैसे ही रेडिएशन, अच्छा, इलेक्ट्रोड जो हमने कनेक्ट किए हैं, one terminal is connected with the positive terminal of the battery and the other one is connected with the negative, और इसमें हमने अराउंड 400 वोल्ट्स हमने इसमें प्रोवाइड किए हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, सो दैट जैसे ही यहाँ पर रेडिएशंस एंटर होंगी, जैसे ही रेडिएशंस इस सिस्टम में एंटर होंगी, what हैपन कि वो आयनाइज कर देंगी और आर्गन गैस को, आर्गन गैस के आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, जब argon gas ionized नहीं हुई है, तो there will be no detection, there will be no current in the circuit, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया है कि आर्गन मीन आप रेडिएटिव सोर्स को करीब लेकर आए हैं, आर्गन गैस आयनाइज हुई है, और उस आयनाइजेशन की वजह से देयर विल बी सम डिटेक्शन ऑन द स्केलर और द काउंट मीटर, ठीक है। स्केलर और काउंट मीटर पर आपको कुछ डिटेक्शन ऑब्जर्व हो जाएगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि नेम अ सुटेबल डिटेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ यहाँ आपके पास इस तरह डायग्राम बनी हुई है और उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है दिस इज द डिटेक्टर, नेम द सुटेबल डिटेक्टर, और इस डिटेक्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है उन्होंने, लेट्स से काउंटर, उन्होंने यूं करके इस पे किसी एक बॉक्स के साथ अटैच किया हुआ है, और बॉक्स के साथ यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने कि ये है काउंटर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अब आपसे पूछेंगे कि इस डिटेक्टर के नाम बताएं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ज्यादातर यही लिखेंगे जीएम ट्यूब, क्योंकि जीएम ट्यूब ही हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो जो रेडिएशंस है इनकी इंटेंसिटी को हम डिटेक्ट करते हैं इन काउंट्स पर मिनट, जो यूनिट है वो काउंट्स पर मिनट है और काउंट्स पर सेकंड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? So I would appreciate if you turn on your mic, or you can just raise your hand if it's clear. Yeah, it's clear. That's great. अच्छा जी, the next thing that we have is half life. Half life में normally students को problem होती है। Before starting the half life, let me tell you the background, that what does background radiations mean. आप लोगों में से किसी को पता है कि what are background radiations? Background radiations क्या होती हैं, और नाम से ही कुछ आई थिंक आपको क्लू मिल जाएगा कि what are background radiations.
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स डिटेक्टर के करीब नहीं है, but the still detector shows some reading, so it means that that reading is just because of the background radiations. ठीक है, so the radiations from the environment, ठीक है, और इनकी जो प्रोबेबल सोर्स हो सकती है बैकग्राउंड रेडिएशंस की, वो क्या हो सकती है भाई? रॉक्स हो सकती हैं, बिल्डिंग्स में जो सेरामिक मटेरियल यूज हुआ हुआ है उसमें हो सकती हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस, रेडिएशंस की वजह से हो सकती हैं, और what else? Am I missing something? Foods and drinks. अच्छा, फूड एंड ड्रिंक से अच्छी चीज याद आई और मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है कि व्हाई बैकग्राउंड रेडिएशंस आर नॉट हार्मफुल। ठीक है, तो बैकग्राउंड रेडिएशंस हार्मफुल क्यों नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप, या यूँ पूछा जाता है कि भाई बैकग्राउंड रेडिएशंस के लिए सेफ्टी की जरूरत क्यों नहीं है। बाकी और जितने भी आप रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हैंडल कर रहे होंगे उसके लिए आपको प्रिकॉशन यूज करनी पड़ती है। मीन्स द फर्स्ट थिंग इज, जो आप एहतियात करेंगे, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये सेल म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, ये रेडिएशंस, कैंसर इनकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्किन बर्न्स इनकी वजह से, इन रेडिएशन की वजह से हो सकते हैं। तो हमें जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करना होता है इन रेडिएशन के साथ। हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करते हैं while we are just using these radioactive substances। तो उनमें आपके पास प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हो गई, आप डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होना चाहिए आपका। द थर्ड थिंग इज द एक्सपोजर टाइम शुड बी लेस। ठीक है, आपका लेस एक्सपोजर होना चाहिए इन रेडिएशंस के साथ। डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू हैंडल सच रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बैकग्राउंड रेडिएशंस के लिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं है, मतलब ये तो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, फिर भी आपको सेफ्टी की जरूरत क्यों नहीं है? सो प्लीज कीप इन माइंड कि आप यूं भी लिख सकते हैं कि भाई काउंट रेट्स की, द फर्स्ट थिंग इज, मैंने आपको बताया था ना कि ये रेडिएशंस की इंटेंसिटी को क्या चीज बताती है आपको? काउंट रेट की वैल्यू, काउंट रेट कितना आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि लिख सकते हैं कि भाई इसी काउंट रेट की वैल्यू बहुत कम होती है, ये लेस हार्मफुल होती हैं, इतनी ज्यादा ये इंटेंस नहीं होती कि ये टिश्यूज को डैमेज कर सकें या हार्मफुल हो हमारे लिए। तो दैट्स व्हाई कि बैकग्राउंड रेडिएशन के लिए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, राइट आफ्टरवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ क्या चीज़ है? जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि भाई आधी जिंदगी, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ किस चीज की? देखो, न्यूक्लियस क्या कर रहा है अपने आप को, रेडियो एक्टिविटी में यही हो रहा है ना कि न्यूक्लियस अपने आप को क्या कर रहा है, सेल्फ डिसइंटीग्रेट कर रहा है, अपने आप को खुद स्प्लिट कर रहा है, राइट? और उसकी वजह से रेडिएशन इमिट हो रही है। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या चीज है कि टाइम टेकन बाय हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टू डीके। आधे न्यूक्लियस को आधा ब्रेक होने में, आधा ब्रेक डाउन होने में या आधा स्प्लिट होने में जितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, या तो आपके पास काउंट रेट हाफ हो जाए, या फिर आपके पास एक्टिविटी हाफ हो जाए, या नंबर ऑफ न्यूक्लियस हाफ हो जाए। तो इट मींस इसमें जितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड द हाफ लाइफ। इज दैट क्लियर? नाउ हाफ लाइफ के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं नॉर्मली, दिस फॉर्मूला इज, ये वाला फॉर्मूला है, NF ओवर NI इज इक्वल टू 1/2 रेस्ट टू द पावर। एंड अब ये NF और NI क्या चीज है?
तो भाई आपके पास NF है फाइनल काउंट रेट, ठीक है, फाइनल काउंट रेट, NI हो गया आपके पास इनिशियल काउंट रेट, N हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ। याद रखिएगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हाफ लाइफ एंड हाफ लाइफ, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मेरे पास सब्सटेंस है, चलो ये तो सॉल्यूशन हुआ है, इससे पहले मैं आपका दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा जा रहा है कि भाई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ है 2 days। कितनी है गाइस? 2 days, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इनिशियल काउंट रेट जो था वो था 1000, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा फॉर, मींस यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द काउंट रेट टू डिक्रीज टू 125, ठीक है, कि आपको जो है वो काउंट रेट कितना मिल जाए 125, कितना टाइम लगेगा। तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट? जो बताओ, वन हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि काउंट रेट आधा हो जाए, राइट। तो अभी आप हमारे पास जो इनिशियल काउंट रेट है वो कितना है 1000, तो 1000 का हाफ कितना होता है गाइस? 500 500, और 500 का हाफ कितना हो जाएगा? 250 250, मीन्स यहाँ पर 2 हाफ लाइफ हो गई, और 250 का हाफ कितना हो जाएगा? 120 सो इट्स 125, तो 250 का हाफ लाइफ हो गया 125। इट मीन्स दैट 1000 से 125 तक पहुंचने में जो आपको हाफ लाइफ मिल रही हैं वो कितनी मिल रही हैं? 3 हाफ लाइफ, ठीक है। इज इट क्लियर? और इस क्वेश्चन में हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना था कि 1000 से 125 काउंट रेट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, यहाँ ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड द टोटल टाइम। तो आपके पास हाफ लाइफ कितनी थी? नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो आपने 1000 से 500, 500 से 250 एंड देन अगेन 250 से 125 तक जो आपने डिटेक्ट मींस फाइंड आउट किया है, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है? आप सॉरी, कितनी हाफ लाइफ लग रही है? 3 हाफ लाइफ लग गई है। एक हाफ लाइफ का टाइम है 2, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 3 हाफ लाइफ फॉर द काउंट रेट्स टू डिक्रीज फ्रॉम 1000 टू 125, और एक काउंट रेट की एक half life की वैल्यू है 2 days। तो 1000 से 125 तक पहुंचने में मुझे कितने दिन लगेंगे? 6 So 6 days. So 6 days is the right answer. Is that clear? yes sir अच्छा, देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको इस तरह से सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होती है, लाइक वर्बली सॉल्यूशन में वो समझते हैं कि दे कैन मेक अ मिस्टेक, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला NF अपॉन NI इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। अब हम वो कैसे यूज करेंगे? NF और NI इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर। याद रखिएगा, इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चलेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल काउंट रेट था वो 125 था, इनिशियल काउंट रेट वाज 1000, और हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो 125 को जरा 1000 से डिवाइड करो। जी एनीवन? 125 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी 0.125 0.125 फ्रैक्शन में बताना जरा। फ्रैक्शन इसमें में हम 1 अपॉन 8, 1/8 हो गया, ठीक है। 1/8 को मैं यूं लिख सकता हूँ कि 1/2 रेस टू द पावर 3। नॉर्मल इंडिसेस हम यूज कर सकते हैं। तो 1 का क्यूब विल बी इक्वल टू 1 एंड द क्यूब ऑफ 2 विल गिव यू 8, ठीक है। अब देखिए आपके पास बेसिस सेम है, यू कैन इक्वेट द पावर्स,
सो हियर n is equal to 3, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन केसेस जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ गिवन होती है, आपको इनिशियल या फाइनल काउंट रेट फाइंड आउट करना होता है। सो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम, ठीक है। सर यस सर एक दफा बता दें कि हाफ लाइफ को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने बताया ना आपके पास दो फॉर्मूला, वो एक फॉर्मूला हो गया ये वाला। इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, मींस आप फाइनल काउंट रेट, इनिशियल काउंट रेट और फॉर एग्जांपल आपको टोटल टाइम गिवन है, तो आप इससे नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेट मी चेक हाउ मच टाइम इज लेफ्ट इन द मीटिंग सो दैट वी कैन रीजॉइन। I think the meeting is about to over. Kindly rejoin the class once the meeting is over. ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। पहले हम उसको देख लेते हैं ताकि तुम्हारा ना क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करनी है।